नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी है हरियाणा की, हरियाणा के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेलिटी डिस्ट्रिक्ट पानीपत की। पानीपत में एक पुलिस स्टेशन है इसराना, और इस इसराना पुलिस स्टेशन की हद में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मांडी। तो इस मांडी गांव की रहने वाली एक महिला ने 26 मार्च की रात को लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर, इसराना पुलिस स्टेशन में जाकर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और ये बताया कि मेरा 18 साल का बेटा जिसका नाम आर्यन है, वो अपने घर से सुबह ही निकला था, लेकिन शाम तक वो वापस नहीं आया। और जब हमने उसको ढूंढना शुरू किया तो उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हम सारे लोग बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि वो कहाँ चला गया। पुलिस ने पूछा किसके साथ गया, कहाँ जा रहा हूँ ऐसा बोल कर गया। तो ये पूछताछ करने पर पता चला कि वो अपने एक चचेरे भाई नीशू के साथ अपने घर से निकला था और नीशू से ये बोल कर ले गया था कि आओ चलो घूम कर आते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे। नीशू की ज़्यादा उम्र नहीं है, उसने अभी हाल ही में क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया है, तो यंग लड़का है बिल्कुल। अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। उधर घर वाले जो है वो काफ़ी परेशान थे। घर वाले सिर्फ पुलिस में रिपोर्ट लिखा कर निश्चिंत नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने रात को ही, जब उनकी बेचैनी बढ़ गई, उन्होंने गांव में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को अपने तौर पर एग्जामिन करना शुरू किया। खासकर ये जो आर्यन नाम का लड़का है, इसके पिता नहीं है, तो घर में जो गार्जियन है वो है ताऊ, यानी आर्यन के बड़े पापा। तो ताऊ जी ने आसपास के लोगों से बातचीत की। गांव में तो खबर तुरंत फैल जाती है, फैल भी गई कि आर्यन कहीं चला गया है, मिल नहीं रहा है। तो उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया, और जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखने की शुरुआत की तो उन्होंने देखा कि सुबह के वक्त जब आर्यन निकला था तो दो लड़के बाइक पर मुंह पर कपड़ा बांधे हुए, यानी नकाब बांधे हुए, गली के मोड़ पर खड़े थे। और जैसे ही उन्होंने आर्यन को देखा, उन्होंने अपनी गाड़ी स्पीड अप कर दी, गाड़ी आगे बढ़ा दी और फिर आगे ऐसी जगह चले गए जहां सीसीटीवी फुटेज का कोई रेंज नहीं है। और इत्तेफाक से आर्यन जो है उसी दिशा में जाता हुआ दिखा। अब सवाल ये था कि ये जो दो लड़के हैं, इनका आर्यन से क्या कोई कनेक्शन था, या आर्यन की गुमशुदगी में इनका कोई रोल था। ये घर वालों के मन में ये शंका, ये चिंता थी। और ये मैं बता रहा हूँ उस रात की बात, 26 मार्च की रात की बात, जिस रात इन लोगों ने FIR दर्ज कराई थी। तो रात तो इनकी बेचैनी में कटी, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा और आसपास ढूंढते रहे। सुबह इन्होंने पुलिस को तो खैर कंप्लेंट करा ही चुके थे अपने तौर पर, और ढूंढने की शुरुआत की। जब सुबह उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर वो बाइक सवार लड़के आगे गए थे और आर्यन भी उनके पीछे पीछे नोइंगली अननोइंगली नीशू के साथ उस रास्ते पर आगे बढ़ा था, उस रास्ते पर जब गांव के लोगों ने और घर के लोगों ने तलाश करना शुरू किया तो उन्होंने आगे देखा कि खेत में खून के छींटे नजर आ रहे हैं। लोग वहां पहुंचे, वो उनके मन में शंका थी, चिंता थी। आगे उन्होंने जाकर देखा कि फसल के बीच में आर्यन की छलनी हुई लाश पड़ी है, और छलनी जो है वो चाकुओं के वार से हुई थी। पूरे जिस्म पर चाकू ही चाकू लगे हुए थे। इतना ज़्यादा आर्यन को चाकू मारा गया था जिसे देखकर लगता था कि शायद उससे किसी की बहुत भयानक दुश्मनी रही होंगी। आर्यन की माँ तो ये मंजर देखकर वहीं रोते रोते बेहोश हो गई। ताऊ जी को मानो काठ मार गया। पूरे परिवार में मातम का माहौल और गांव में भी एक दहशत का माहौल पैदा हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र महज 18 साल है, उसको घर से कोई बुलाकर ले गया, और बुलाकर ले जाने के बाद इतनी दर्दनाक तरीके से कम 20 से 25 चाकू से मारे गए थे, उसकी जान ले ली गई। आखिर किसने ऐसा किया और क्यों किया होगा? अब मामला पहले ही पुलिस के पास था। अब पुलिस को ये खबर मिल गई कि भाई जिस लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट बीती रात दर्ज हुई थी, आज सुबह उसकी लाश मिल गई है। तो जो इसराना थाने की पुलिस है वो भी भागी भागी मौके पर पहुंची। उन्होंने देखा कि बहुत ही ब्रूटली आर्यन की हत्या की गई है। अब पुलिस ने आर्यन की बॉडी को रिकवर किया, कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसी के साथ पुलिस ने जो गुमशुदगी का मामला था उसे कत्ल के मामले में तब्दील कर दिया, और इस मामले की पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। आर्यन की जो माँ है उसको ये नीशू नाम का जो एक परिवार का ही और बच्चा है, जिसके बारे में मैंने बताया कि वो बिल्कुल ही मतलब माइनर है अभी, तो उसके ऊपर थोड़ा शक था। आर्यन की माँ को ऐसा लगता था कि ऐसा तो नहीं कि उस लड़के ने ही मेरे बेटे
को कातिलों के हवाले कर दिया या वो इस मामले में मिला हुआ हो। वो मतलब ऑब्वियसली माँ का दिल है तो उनको शक होता होगा, डर लगता होगा। तो उन्होंने पुलिस में ये बात बताई। पुलिस ने निशु से पूछताछ की, उसे वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद पता चला कि सुबह वो आर्यन को बुलाने ज़रूर गया था और दोनों ने साथ में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खरीदी थी और साथ में खाया पिया भी था। और उसके बाद निशु अपने घर चला गया और आर्यन बोला कि मैं भी लौट रहा हूँ, लेकिन आर्यन लौटा नहीं और आर्यन जो है इसके बाद घर नहीं आया और इसके बाद वो गायब हो गया। तो निशु जो बात कह रहा था उस बात को पुलिस जो है क्रॉस चेक करना चाह रही थी। पुलिस ने क्रॉस चेक किया अपने तौर पर और निशु से सवाल जवाब किए। निशु के बॉडी लैंग्वेज में भी ऐसी कोई बात पुलिस को नज़र नहीं आई जिससे उस पर पुलिस को कोई शक होता। और निशु की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, बिल्कुल क्लास 10th का लड़का था और उसकी आर्यन से बहुत अच्छी बातचीत थी, दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। तो इस मर्डर में आर्यन के साथ ये जो इंसिडेंट हुआ था उसमें निशु का कोई रोल पुलिस की तफ्तीश में सामने नहीं आया और घर वाले भी तकरीबन ये मान चुके थे कि हाँ ये इत्तेफाक हो सकता है कि निशु बुला कर ले गया, लेकिन निशु का इस मामले में शायद कोई रोल नहीं है। अदरवाइज़ और रोल होगा भी क्यों, घर का छोटा सा बच्चा है और भाई के साथ बहुत प्यार है, ये सारी बातें थी। तो निशु का रोल इस मामले में रूल आउट कर दिया गया। अब पुलिस को वो सीसीटीवी फुटेज घर वालों ने दिया जिस सीसीटीवी फुटेज में नकाबपोश दो लड़के एक बाइक पर गली में खड़े दिख रहे थे और जब आर्यन उस गली में आगे बढ़ता हुआ दिखा तो वो बाइक जो है उस गली से आगे निकल गई और उस बाइक को देखकर ऐसा लगा कि शायद ये लोग आर्यन का ही इंतज़ार कर रहे थे। चीज़ें एक दूसरे से कोरोबोरेट कर रही थी, मिलती हुई नज़र आ रही थी। तो वो जो सीसीटीवी फुटेज है उस सीसीटीवी फुटेज से बाइक पर सवार दोनों लड़कों की पहचान पता नहीं हो पा रही थी। फुटेज भी थोड़ा ब्लर्ड था और जो बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी क्लियरली विजिबल नहीं था, लेकिन एक एविडेंस या एक क्लू इस मामले में हो सकता था। तो घर वालों ने वो चीज़ें पुलिस को दी। पुलिस ने उन सीसीटीवी फुटेज को अपने लेवल पे एनहांस करके थोड़ा उसके विजुअल क्वालिटी को अपग्रेड करके पुलिस ने उसको चेक किया, देखा और इसके साथ ही जो लड़के उस बाइक में बैठे हुए थे उन लड़कों की पहचान पता करने की कोशिश की। ऑल्दो उन्होंने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था, लेकिन जब आप किसी आदमी को बहुत क्लोजली जानते हैं, पहचानते हैं, तो बेशक वो चेहरे पर कपड़ा बांध कर रखे या हेलमेट पहन कर रखे, उसके बॉडी लैंग्वेज से, यहाँ तक कि उसके बैठने के तरीके से भी आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमेशा नहीं, हर मामले में नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो जो इसराना के पास ये जो मांडी गाँव है, वहाँ पर पुलिस के जो मुखबिर हैं, उन मुखबिरों को पुलिस ने एक्टिव किया और एक्टिव करके उनको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई और बताया कि इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर बताओ कि ये दोनों लड़के कौन हो सकते हैं। मुखबिरों ने उन फुटेज को बहुत गौर से देखा। इस बीच बाइक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पार्शियली पुलिस को पता चल गया। पूरा नंबर तो अलबत्ता मैंने आपको बताया थोड़ा ब्लरी इमेज था, पूरा नंबर नहीं क्लियर हो रहा था, लेकिन पार्शियली बाइक का नंबर जो है वो पता चल गया। इस तरह से पुलिस उस बाइक के नंबर को फिल्टर करने की कोशिश में लग गई, क्योंकि सिर्फ नंबर पता होने से नहीं चलता, नंबर के साथ साथ उस बाइक का मेक, उसका कलर, ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज में मेक और कलर तो दिख रहा था, बाइक का नंबर क्लियरली विजिबल नहीं था। तो अगर पार्शियल या हाफ नंबर भी पता चल जाए तो उस मेक और कलर के बहुत सारे बाइकों में वही नंबर होगा, इस बात की संभावना नहीं के बराबर होती है, वो कोइंसिडेंस की बात है। तो ऐसे में जब मेक और कलर का पुलिस को पता था तो पार्शियल नंबर से ही पुलिस ने उस बाइक को भी सूनर और लेटर आइडेंटिफाई करने में, उसकी पहचान करने में पुलिस कामयाब हो गई। और इसी के साथ मुखबिरों के हवाले से पुलिस को जो जानकारी मिली उसमें पुलिस को दो लड़कों पर शक हुआ। मुखबिरों ने बताया कि इस बाइक में जो एक लड़का बैठा हुआ है ये उसी गांव का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है मुकेश। अब पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो फिर पुलिस ने मुकेश पर निगरानी शुरू कर दी। मुकेश जो है वो लगातार भागता फिर रहा था और पुलिस को छका भी रहा था। अल्टीमेटली पुलिस ढूंढती रही, मुकेश की तलाश करती रही, सही मौके का इंतज़ार करती रही और 4 अप्रैल को, यानी इसी महीने 4 अप्रैल को एक जगह पुलिस ने नाका लगाकर, पुलिस जो है इंतज़ार कर रही थी, पुलिस खड़ी थी। जगह का नाम है डाहर बाईपास और इस डाहर बाईपास पर पुलिस को वो मुकेश नाम का लड़का, जिस पर पुलिस को शक था कि उसका आर्यन के कत्ल में कोई ना कोई रोल हो सकता है, वो लड़का एक और लड़का जिसका नाम प्रदीप है उसके साथ बाइक से आता हुआ दिखा। पुलिस के नाके को देखकर इन लोगों ने वहाँ पर रिएक्ट किया और भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले सजग सतर्क थे। उन्होंने मुकेश और प्रदीप नाम के 2 लड़कों को पकड़ा और पकड़ने के बाद इनसे सख्ती से पूछताछ की। इत्तेफाक से इनके पास वही बाइक थी जो बाइक उस समय सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रही थी। तो चीज़ें एक दूसरे से मिलने लगी। अब
ये पता करना था कि क्या वाकई मुकेश और प्रदीप ने आर्यन की हत्या की या करवाई, उसका कोई रोल है, या फिर ये इत्तेफाक है कि उन्होंने मुकेश और प्रदीप को वहाँ देखा था गली में और मुकेश और प्रदीप को अब पुलिस ने पकड़ा। गली में देखा जाना और पुलिस के पकड़ में आना, इन दोनों से आर्यन के मर्डर की बात साबित नहीं होती है। तो अभी पुलिस को ये पता करना था कि आर्यन के मर्डर में इनका वाकई रोल है या नहीं। तो जब पुलिस ने मुकेश और प्रदीप से सख्ती से पूछताछ की, शुरू में वो हिला हवाली करने लगे, तो उन्होंने ये कबूल किया कि हाँ, उन्हीं दोनों ने मिलकर आर्यन को खेतों में घेर कर 20 चाकू या उससे भी ज़्यादा चाकू मारे थे और उसकी हत्या की थी। पुलिस ने पूछा, भाई क्यों मार दिया, क्या दुश्मनी थी? तो बोला, साहब कोई दुश्मनी नहीं थी, हमें तो इस काम के लिए 10 लाख रुपए मिलने थे, 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, इसलिए हमने हत्या की थी। बोला, किसने दी सुपारी? सुपारी किलर का उसने नाम बताया, लेकिन इसके साथ ही उसने जो प्लान रिवील किया वो प्लान और भयानक था। उसने बताया कि उन्हें सिर्फ आर्यन की हत्या नहीं करनी थी, आर्यन के साथ साथ उसके छोटे भाई की भी हत्या करनी थी, जिसकी हत्या अब से कुछ दिन बाद होनी थी। और आर्यन की माँ, जो आर्यन की गुमशुदगी के बाद बहुत परेशान थी, पुलिस थाने गई थी, और ऑब्वियस है वो मतलब विडो है, उनके पति नहीं है, तो उनका जवान बेटा मर गया, तो उनकी भी हत्या होनी थी। यानी आर्यन की माँ और आर्यन के भाई की भी हत्या होनी थी। एक परिवार में 4 लोग थे, 2 भाई, माता पिता। पिता का निधन हो चुका था, बड़े बेटे की हत्या हो चुकी थी, अगला नंबर छोटे बेटे का था, और फिर उसके बाद उसकी माँ की हत्या होनी थी। मुकेश और प्रदीप ने यह दहलाने वाली साजिश, यह दहलाने वाली प्लानिंग जो है वो पुलिस के सामने खोल कर रखी। सवाल यह है कि ऐसी क्या दुश्मन थी इस परिवार के साथ और ऐसा कौन करना चाहता था? तो जब पुलिस ने इनसे और पूछताछ की तो इनके लिंक जो है वो इंटरनेशनल नज़र आए, और ये पता चला कि इन्हें सुपारी कत्ल की 10 लाख रुपए वाली वो किसी और ने नहीं बल्कि आर्यन के ही एक और कज़न जिसका नाम साहिल है, उसने दी थी। ध्यान दीजिएगा, जब आर्यन गायब हुआ था तो आर्यन को ढूंढने में उसके ताऊ ने बड़ी मेहनत की थी। सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन करना, गांव गलियों में घूमना, पूछना, सीसीटीवी फुटेज से आर्यन को आइडेंटिफाई करना और साथ में वो बाइक पर जा रहे 2 लड़कों को पहचानना, ये सारा काम ताऊ ने ही किया था। और ये साहिल जो है ये उसी ताऊ का बेटा है। ये साहिल इन दिनों अमेरिका में है। अब से तकरीबन 1.5 या 2 साल पहले वो डंकी रूट लेता हुआ पानीपत से अमेरिका पहुंचा था, लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद वहाँ वो मेहनत करके पैसा कमाकर ज़िंदगी में कुछ बनना नहीं चाहता था। उसके दिमाग में बड़ी नेगेटिविटी भरी हुई थी और वो अमेरिका से बैठे बैठे ये प्लान कर रहा था कि कैसे मैं अपने चाचा के पूरे परिवार का सफाया कर दूं तो वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। और इसी प्लानिंग के तहत उसने आर्यन की, उसके भाई की, उसके माँ की, सबके कत्ल की प्लानिंग की थी। यानी अपने भाइयों की और अपनी चाची के कत्ल की प्लानिंग की थी। और विडंबना देखिए, ये प्लानिंग उसने सिर्फ और सिर्फ अकेले की, और वहीं से बैठे बैठे उसने पानीपत में अपने गांव के एक लड़के मुकेश को कांटेक्ट किया। उसे कहा कि जब मुझे प्रॉपर्टी जिस पर मैं कब्ज़ा करूंगा उसका एक बड़ा हिस्सा मिलेगा तो उससे ज़मीन का एक टुकड़ा मैं तुम्हें भी दूंगा और तुम लोगों को मैं 10 लाख रुपए दूंगा। अगर तुम अपने साथ किसी को मिलाना चाहते हो मिला लो, और एक एक करके तुमको ये 3 हत्याएँ करनी होंगी। ये मुकेश नाम का लड़का इस चीज़ के लिए तैयार हो गया। उसका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है गाँव में, वो चोरी और इस तरह के छोटे मोटे अपराधों में जेल जा चुका है। तो उसे लगा कि ये गुंडा बनने का भी एक बढ़िया मौका है। वो एक के बाद एक हत्याएं करेगा और इसके बाद जब 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, कुछ पैसे आ जाएंगे, तो वो पानीपत और आसपास के इलाके में बाकायदा रैंसम का और एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाएगा, गैंग बनाएगा। ये उसकी प्लानिंग थी। मतलब उसने सोच ही लिया था कि अब मैं जुर्म के रास्ते पर चलूँगा और गैंग बनाऊँगा। और साहिल उसके इसी माइंडसेट का फ़ायदा उठाना चाहता था। साहिल भी क्रिमिनल माइंडेड था, अदरवाइज़ वो अपने चचेरे भाई की हत्या करने के बारे में कैसे सोचता। तो उसने ये प्लानिंग रची और अमेरिका से ही उसने अपने गांव के एक दोस्त को, एक लड़के को सुपारी दी, और जिसकी उसने हत्या की वो उसका खुद चचेरा भाई था। और साहिल के पिता जो अभी गांव में ही रहते हैं, इसराना के मांडी गांव में, उनको पता ही नहीं कि उनके बेटे ने इतनी भयानक साजिश रची है। जब ये राज खुला, पुलिस ने जब इन दोनों को गिरफ्तार किया और इनके साथ साहिल का कनेक्शन जो अमेरिका में है उससे जुड़ा, तो साहिल के पिता के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो गया। पता नहीं अभी भी वो इस बात को यकीन कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, लेकिन पुलिस ने साहिल के पिता को अलबत्ता क्लीन चिट दी है। और साहिल के पिता ने पुलिस से पूछताछ में ये बताया है कि उनका अपने भाइयों के साथ कभी भी
ज़मीन जायदाद को लेकर रत्ती भर भी कोई विवाद या लड़ाई झगड़ा नहीं रहा है। उनके बेटे ने कैसे ये प्लानिंग की, क्या सोचकर ये प्लानिंग की, उन्हें इसके बारे में नहीं पता है। तो वो बहुत हैरान भी थे। एक सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ इन दोनों के कबूलनामे पर पुलिस ने साहिल को इनके साथ जोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ उसके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस पुलिस के हाथ लगे, और साथ ही एक ऐसी बात थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिस बात ने पुलिस का शक साहिल के ऊपर और गहरा कर दिया। आप गेस कर सकते हो वो क्या बात थी? मैं बताता हूँ। वो बात ये थी कि आर्यन का मर्डर हो गया। वो आर्यन जिसके साथ साहिल खेल कूद करके बड़ा हुआ था, अमेरिका में उसे ये जानकारी मिली कि उसके भाई का, आर्यन का मर्डर हो गया है। लेकिन अमेरिका से साहिल ने एक बार भी अपने गांव में अपनी चाची को, आर्यन के मम्मी को या उसके भाई को फ़ोन नहीं किया और फ़ोन करके अपना दुख नहीं जताया और ये नहीं कहा कि बहुत बुरा हुआ। उसके मन में चोर था। वो इस तरह के मामले में न तो फ़ोन करके संवेदना जताना चाहता था, न इस मामले में किसी भी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहता था। वो दूर रहना चाहता था। और उसका फ़ोन नहीं करना जो है, शक की एक बहुत बड़ी और अहम वजह पुलिस की निगाहों में थी। लेकिन पुलिस का कनेक्शन उससे जुड़ता इससे पहले ये लोग गिरफ्तार हुए, और इन लोगों ने भी जब साहिल के इन्वॉल्वमेंट की बात कबूल की और बताया कि साहिल के ही कहने पर यह हत्या हुई, तो फिर सारी कड़ियाँ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना जॉइनिंग द डॉट्स, वो कंप्लीट हो गया और इस केस को पुलिस ने सॉल्व कर लिया। तो हत्या 26 मार्च को हुई थी, 27 मार्च को बॉडी मिली, 4 अप्रैल को इस मामले में 2 लड़कों की गिरफ्तारी हुई, और अब इस मामले की पूरी कॉन्स्पिरेसी का, पूरी साजिश का पानीपत की पुलिस ने खुलासा कर दिया है। तो अपने ही परिवार के लोग कई बार कितना भयानक दुश्मन बन जाते हैं, ये सोच पाना भी बहुत मुश्किल लगता है। आर्यन से देखा जाए तो कातिलों की कोई दुश्मनी नहीं थी। आमतौर पर इस तरह का भयानक कत्ल कातिल तभी करते हैं जब वो किसी भी इंसान से या तो बहुत ज़्यादा दुश्मनी रखते हैं, या फिर ये इंश्योर करना चाहते हैं कि वो जिसको टारगेट कर रहे हैं उसकी जान किसी भी कीमत पर ना बच पाए। तो यहाँ दुश्मनी की बात तो नहीं थी। प्रोफेशनल किस्म से इन लोगों ने सुपारी लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन वो इंश्योर करना चाहते थे कि आर्यन किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचे, और यही इंश्योर करने के चक्कर में उन्होंने आर्यन पर चाकू बहुत बरसाए, उसके पूरे जिस्म को छलनी कर दिया, यहाँ तक कि उसका अंगूठा वगैरह भी कटकर अलग हो गया था जब वो अपने सेल्फ डिफेंस की कोशिश कर रहा था। तो ये है पूरी दर्दनाक कहानी, जिसमें कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद मरने वाले लड़के का भाई निकला, और वो लड़का निकला जिसके पिता कातिल की तलाश में दिन रात एक किए हुए थे, और पिता को पता ही नहीं था कि उन्हीं का बेटा इस मामले का मास्टरमाइंड है। इस पूरी कहानी पर आपका नज़रिया क्या है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो पिछली स्टोरी मैंने आप लोगों को फ्राइडे के रोज़ यानी शुक्रवार के रोज़ सुनाई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में अंधविश्वासी ठगों का एक गिरोह है जो लोगों को तंत्र मंत्र के ज़रिए करोड़पति बनाने का झांसा देते हैं, और न सिर्फ उनके रुपए पैसे लूटते हैं बल्कि बहुत सी भोली भाली ग्रामीण लड़कियों के अस्मत और आबरू का भी सौदा करते हैं। उस पर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। आइए कुछ कमेंट्स और आप लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ता हूं, कुछ सवालों के जवाब देता हूं। जया अवस्थी जी ने ग्रीट किया है, जय हिंद सर जी बोल के। मेरी ओर से भी आपको जय हिंद। अमृत जी या अमृति जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। विवेक के शर्मा ने कहा है कि यह देश जो है अंधविश्वास में डूबा हुआ है। पता नहीं पूरा देश तो डूबा हुआ है ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अंधविश्वास या ब्लैक मैजिक कह लें या वुडू कह लें, इस तरह की चीज़ें पूरी दुनिया में है। यहाँ तक कि जिन देशों को हम बहुत डेवलप्ड मानते हैं ना, यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका, वहाँ पर भी ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें अछूती नहीं हैं। हाँ कुछ ज़्यादा और कम हो सकता है। मार्केट ऑफ वेल्थ के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है। और इसके अलावा इसरार शेख महाराष्ट्र से हैं। बाबूलाल राठौर साहब ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि वो स्वयं ऐसी घटनाओं को जानते हैं, और उनको भी ये पता है कि ये जो तांत्रिक होते हैं उनको कारीगर के नाम से बुलाया जाता है, कोड लैंग्वेज में उनको बोला जाता है इस तरह से। माला सुनील नाम से एक आईडी है, उन्होंने अनबिलीवेबल स्टोरी लिखा है, और लिखा है फील बैड दैट पीपल आर गेट कैरीड अवे विथ सच बिलीफ सिस्टम्स। थैंक यू वेरी मच माला सुनील जी। आपका पूरा शुभ नाम तो आपने नहीं लिखा है, लेकिन आप या तो माला हैं या सुनील हैं, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। होमी राय ने कमेंट किया है, स्वागत आपका, हमारे पुराने लिसनर हैं। आफ्ताब का भी कमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीता भट्टाचार्य जी
ने कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है कि आज के ज़माने में भी लोग इस तरह की बातों पर कैसे यकीन करते हैं, उन्हें बड़ी हैरानी हो रही है इस बात पर। मीता भट्टाचार्य जी मेरे होम टाउन से हैं, मेरे गार्जियन की तरह हैं और मुझसे उनकी मुलाकात है, चूँकि जमशेदपुर से है तो जब मैं जाता हूँ तो उनसे मिलता भी हूँ। और अरुण राय ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। या अरुणी इस तरह से कुछ है। बिहार में भी इस तरह का खेल चल रहा है उन्होंने कहा है। और एलेक्स जॉर्डन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है कि मेरी स्टोरीज़ जो है वो शमसर की तरह मार्क क्यों नहीं होती है। देखिए, आप लोगों ने ये बात पहले कई बार कही, लेकिन शमसर ने शुरू से ही बड़े मेटिकुलस तरीके से अपना वो प्रोग्राम, वो शो प्लान किया था। जब से उन्होंने शुरू किया उसके बाद वो नंबरिंग करते रहे और वो सिलसिला चलता रहा। अब तो मैं भी हज़ारों स्टोरी सुना चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बीच बीच में ब्रेक्स आए ज़रूर मेरे स्टोरीज़ के सिलसिले में, लेकिन अब अगर मैं एक से गिनती शुरू करूँ तो मुझे लगेगा कि यार मेरे बाकी हज़ारों स्टोरी का क्या होगा। तो इसलिए मुझे लगता है चलो अब गिनती रहने दो, ये सोचकर मैं भी थोड़ा ढीला पड़ जाता हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। रीना राज लव ने कमेंट किया है और उन्होंने बताया है कि उनका भी बर्थ जो है वो उल्टा ही हुआ था, ब्रीच बेबी जिसे कहते हैं। शून्य थे के शुरू एक आईडी है, उन्होंने कहा प्राउड ऑफ यू सर, आप बंगाल से हो, बांग्ला से हो, ऐसा उन्होंने लिखा है। और एक आईडी है, वो नाम तो उन्होंने नहीं लिखा है और नाम है राजा, लेकिन इनकी आईडी में जो है थोड़ी नफ़रत और थोड़ा इस तरह की बात है जो मुझे लगता है कि यहाँ उसका जिक्र करना ठीक नहीं होगा। तो एनीवे, निवेदिता गुप्ता जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारी रेगुलर लिसनर हैं। जगदीश के चांडीगढ़ ने कमेंट किया है, स्वागत। GS रसोई के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। और सुरु चौहान ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। अनिल शाक्य जी का कमेंट है। प्रकाश कटियार जी हैं, संदीप रोज़ हैं और इसके अलावा हैं सारंग चौहान साहब, इन्होंने भी कमेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में नहीं पढ़ सकता, आप जानते हैं, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस सिलसिले को बरकरार रखिए। नाम और कमेंट्स पढ़ना, कुछ अगर सवाल हो तो उसका जवाब देना, ये सिलसिला आगे भी यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।